हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर रॉश पीसीएस क्लासेस। और ये ऐसा चैनल है जो आपको प्रतिदिन आपके एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स प्रोवाइड करता है। शुरू करते हैं आज का वो टॉपिक जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इसमें है फ्रेंड्स, बर्निंग इशूज़ के तहत अटल सुरंग, मानव मंदिर ट्रस्ट, श्री राम वेंकट रमन, कोमाती रेड्डी, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, अमेरिकी राजकोष विभाग, राज शुक्ला, एक आयात प्रतिस्थापन नीति, विश्व तैराकी चैंपियनशिप और पुलित्जर पुरस्कार 2020। उसी तरह देखेंगे बिहार करंट्स में संतोष कुमार मिश्रा के बारे में, डॉक्टर अविनाश और ग्रीन जोन। इसके बाद एडिटोरियल पॉइंट, जिसमें हम दो एडिटोरियल लिए हैं। पहला, दैनिक जागरण समाचार पत्र से कर्ज लेकर खर्च बढ़ाने से बचे सरकार, और दूसरा है एमपी लैड्स इट्स सस्पेंशन एंड व्हाई इट मस्ट गो, जो द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। और अंत में देखेंगे क्वेश्चन डिस्कशन, जिसमें आज का हमारा सवाल है, विशेषज्ञों द्वारा यह कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के समय घरेलू हिंसा में वृद्धि देखी जा रही है। घरेलू हिंसा में वृद्धि के कारणों का उल्लेख करते हुए इसके समाधान के लिए उचित उपाय सुझाएं। तो ये इतना टॉपिक है आज हमारे करंट अफेयर्स का, और इसे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला, अटल सुरंग। अटल सुरंग न्यूज़ में इसलिए था कि ये हिमाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है, और चूँकि वहाँ पीर पंजाल एक पर्वत है जो वर्ष में 6 महीना बर्फ से ढका रहता है, जिसके कारण वहाँ के लोगों को लेह मनाली मार्ग में आने जाने में दिक्कत होती है। तो उसी परेशानी को दूर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिमाचल प्रदेश में एक अटल सुरंग बनाया है, या बना रही है पीर पंजाल पर्वत में। यह जो निर्माण कार्य किया जा रहा है वह BRO के द्वारा किया जा रहा है, जिसके महानिदेशक जनरल हरपाल सिंह हैं। सेकंड देखते हैं, मानव मंदिर ट्रस्ट। मानव मंदिर ट्रस्ट न्यूज़ में इसलिए था कि अभी कोविड-19 के वातावरण में बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं। उसी में दिल्ली में ये मानव मंदिर ट्रस्ट है, जो प्रवासी कामगारों को सुबह शाम का खाना, किताब, दवा आदि का वितरण कर रही है। इस ट्रस्ट के जो डायरेक्टर हैं वो अरुण योगी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, श्री राम वेंकट रमन। इनका नाम न्यूज़ में इसलिए था कि इन्हें फ्लिपकार्ट का मुख्य वित्त अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि इनसे पहले एमिली मैकलिन मुख्य वित्त अधिकारी थे, और अब इनके स्थान पर श्री राम वेंकट रमन को बनाया गया है। तो चूंकि फ्लिपकार्ट के बारे में हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि हाल ही में इसका जो अधिग्रहण है वह वॉलमार्ट कंपनी ने किया था, और फ्लिपकार्ट जो है एक ऑनलाइन मार्केटिंग की कंपनी है। इसे और एक्सप्लेन करके आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, कोमाती रेड्डी न्यूज़ में इसलिए थी कि इन्हें अमेरिका में न्यूयॉर्क में जिला न्यायाधीश बनाया गया है, और चूंकि ये भारतीय मूल की विदेशी नागरिक हैं, अमेरिकी नागरिक हैं, तो कोमाती रेड्डी को USA में जिला न्यायाधीश बनाया गया है, इसलिए न्यूज़ में थी। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। क्योंकि इस राजमार्ग का निर्माण बहुत पहले से किया जा रहा था, लेकिन बीच में लॉकडाउन के कारण छोड़ दिया गया था। इस कारण से पुनः फिर इसमें कार्य शुरू किया गया है, और यह उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक यह 341 किलोमीटर लंबी सड़क है, जिसे हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिकी राजकोष विभाग। यह विभाग न्यूज़ में थी इसलिए कि अभी जो कोविड-19 के कारण अमेरिका में मंदी का दौर है, उसके लिए अमेरिका ने जन कल्याण के लिए बॉन्ड जारी किया है, और इसके तहत 3000 अरब डॉलर की रकम इकट्ठा की जाएगी, और फिर उससे जो है उद्योग धंधा शुरू किया जाएंगे, जन कल्याण का काम शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राज शुक्ला को प्रशिक्षण कमांड का, जो आर्मी का एक प्रशिक्षण कमांड होता है, उसी का लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया है। और चूंकि आर्मी जो होते हैं भारत में उसके वो 7 कमांड के तरीके नियंत्रित होते हैं, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो उसी में एक कोसेना प्रशिक्षण कमांड है, जिसके हेड जो है वो राज शुक्ला को बनाया गया है, और हर कमांड लेफ्टिनेंट जनरल के अधीन होता है। तो इसलिए न्यूज़ में था। आगे देखते हैं, एक आयात प्रतिस्थापन नीति। यह नीति जो है हाल ही में MSME मंत्री और जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने शुरू किया है। इस पॉलिसी के तहत यह कहा गया है कि अभी तक भारत जिस वस्तुओं का आयात करता है, तो इस आर्थिक मंदी को देखते हुए अब भारत उस आयातित वस्तु का निर्माण खुद अपने देश में करेगा, और अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो उसका निर्यात भी किया जाएगा। तो इसी पॉलिसी को एक आयात प्रतिस्थापन पॉलिसी का नाम दिया गया है।
आगे देखते हैं विश्व तैराकी चैंपियनशिप। विश्व तैराकी चैंपियनशिप, इसका आयोजन जो है 1921 ईस्वी में होने वाला था, लेकिन इसे अगले साल के लिए स्थगित कर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के द्वारा, जिसे शॉर्ट में फीना कहते हैं। तो फीना का कहना है कि अब जो है तैराकी चैंपियनशिप जो है वह 2022 में जापान के फुकुओका शहर में होगी, जापान के फुकुओका शहर में। तो इसलिए न्यूज़ में था फ्रेंड्स। और आज के करंट से एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, पुलित्जर पुरस्कार 2020। चूंकि यह पुरस्कार जो है यूएसए के द्वारा दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, और इसकी शुरुआत 1917 से की गई थी। तो इस साल जो है यह पुरस्कार जो दिया गया है वो कुछ संस्था को दिया गया है और कुछ व्यक्ति को दिया गया है। तो जो संस्था है उसमें 3 का नाम मेन है, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द न्यूयॉर्कर और प्रो पब्लिका। ये तीनों जो संस्था है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ही है। जबकि 3 व्यक्ति मुख्तार खान, यासीन डार और चन्नी आनंद, ये तीनों जम्मू एंड कश्मीर के फोटोग्राफर हैं। तो ये तीनों को भी पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इस प्रकार आज का करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल से था। अब देखते हैं अपने बिहार की तरफ, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट का मुख्य वित्त अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में फ्लिपकार्ट का मुख्य वित्त अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो यह होगा ऑप्शन बी, श्रीराम वेंकट रमन, श्रीराम वेंकट रमन। दूसरा प्रश्न, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का संबंध किस राज्य से है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का संबंध किस राज्य से है? तो यह होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, अटल सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? अटल सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आगे, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो यह होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, श्रीकांत माधव वैद, श्रीकांत माधव वैद। और एक लास्ट देखते हैं, विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, जापान, जापान। अब चलते हैं अपने बिहार की ओर। बिहार के तहत था 3 टॉपिक, संतोष कुमार मिश्रा, डॉक्टर अविनाश और ग्रीन जोन। इसमें पहला देखते हैं संतोष कुमार मिश्रा। ये न्यूज़ में इसलिए थे कि ये सीआरपीएफ के जवान थे जो हंदवाड़ा मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं, और इनका जो रिलेशन था वो औरंगाबाद के गोह प्रखंड से था, इसलिए न्यूज़ में था फ्रेंड्स। दूसरा देखते हैं डॉक्टर अविनाश। डॉक्टर अविनाश को कोरिया पोलर एंड ओशन रिसर्च के द्वारा सम्मानित किया गया है, चूंकि यह 3 महीने तक उत्तरी ध्रुव में मौसम परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग पर अध्ययन की थी, इसीलिए इन्हें ये इस संस्था के द्वारा सम्मानित किया गया है। और इनका जो निवास स्थान है वो बिहार का नवादा जिला है। इस तरह का सम्मान पाने वाले ये प्रथम बिहार के व्यक्ति बन गए डॉक्टर अविनाश, इसलिए न्यूज़ में थे। एक लास्ट देखते हैं ग्रीन जोन। ग्रीन जोन जो अभी कोविड-19 का जो माहौल है उसमें जो लॉकडाउन 3 किया गया है, तो लॉकडाउन 3 में बिहार में एक भी जिला को ग्रीन जोन नहीं बनाया गया है, जबकि लॉकडाउन 2 में बिहार के 13 जिला को ग्रीन जोन के तहत रखा गया था। तो इसीलिए न्यूज़ में था। आप सवाल यहाँ पर बन सकता है कि लॉकडाउन 3 के तहत कितने जिले को ग्रीन जोन में रखा गया है? तो शून्य होगा, एक भी जिला नहीं, जबकि लॉकडाउन 2 में 13 जिला को ग्रीन जोन में रखा गया था। तो ये था फ्रेंड्स बिहार से संबंधित कुछ करंट। आप देख लेते हैं एमसीक्यू। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में हुए हंदवाड़ा मुठभेड़ में किस बिहारी सीआरपीएफ ने वीर गति को प्राप्त की? हाल ही में हुए हंदवाड़ा मुठभेड़ में किस बिहारी सीआरपीएफ ने वीर गति को प्राप्त की? तो ये होंगे ऑप्शन बी, संतोष कुमार मिश्रा, संतोष कुमार मिश्रा। एक लास्ट देखते हैं, हाल ही में किस व्यक्ति को कोरिया पोलर एंड ओशन रिसर्च द्वारा सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस व्यक्ति को कोरिया पोलर एंड ओशन रिसर्च द्वारा सम्मानित किया गया है? तो वो होंगे डॉक्टर अविनाश, डॉक्टर अविनाश, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अब चलते हैं एडिटोरियल पॉइंट पर। तो एडिटोरियल पॉइंट के तहत जो है हमने 2 संपादकीय को चुना था। पहला दैनिक जागरण से, जिसका हेडलाइंस था कर्ज लेकर खर्च बढ़ाने से बचे सरकार, और दूसरा था द हिंदू न्यूज़पेपर से एमपी लैड्स इट्स सस्पेंशन एंड व्हाई इट मस्ट गो। तो इसमें जो पहला है एडिटोरियल
कि कर्ज लेने से बचे सरकार, ये चूंकि भरत झुनझुनवाल के द्वारा लिखा गया है और ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं। तो ये अपने संपादन के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि अभी जो भारत में मंदी का माहौल है उसके लिए गवर्नमेंट को काफ़ी मात्रा में पैसे की ज़रूरत है, और जो पैसे का इंतज़ाम होगा उसके लिए कई रास्ते हैं, जिसमें एक है रास्ता कर्ज लेना। तो उसी में भरत झुनझुनवाल जो है गवर्नमेंट को यह सजेस्ट कर रहे हैं कि आप कर्ज लेने से बचें, क्योंकि इस समय जो है गवर्नमेंट जनता पर टैक्स भी नहीं बढ़ा सकती है, क्योंकि देश में प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो चुका है और पब्लिक के पास उतने निर्यात क्षमता भी नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है टैक्स बढ़ाने के सपोर्ट में भी अभी नहीं काम कर सकती है। उसके अलावा दूसरा रास्ता है कि सरकार नेशनल और इंटरनेशनल स्तर से वह कर्ज ले सकती है। तो कर्ज लेने से क्या होगा, ये मान लेते हैं कि गवर्नमेंट कर्ज लेगी और कर्ज लेकर के फिर जो है किसी औद्योगिक इकाई को वह मदद करती है, तो उस पर लगने वाला ब्याज जो है फिर गवर्नमेंट को देना होगा। तो इसलिए झुनझुनवाला कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है, इससे बेहतर यह है कि पेट्रोलियम उत्पाद पर वो टैक्स बढ़ाए, और टैक्स बढ़ाने के साथ साथ वह यूनिवर्सल बेसिक इनकम की शुरुआत कर दे, क्योंकि यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है बहुत पहले से बात कही जा रही है, जिसके तहत भारत के प्रत्येक गरीब नागरिक को जो बिल्कुल असमर्थ हैं उनको हर महीने कुछ निश्चित राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। जैसे अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जो है वार्षिक 6,000 रुपये का मदद किया जाता है किसानों को 3 किस्तों में 2-2 हज़ार करके। उसी तरह से भारत के प्रत्येक नागरिक को जो गरीब हैं उनके लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम की शुरुआत किया जाए, जिसके तहत उन्हें प्रत्येक महीने कुछ पैसे उनके खाते में भेजा जाना चाहिए। तो ये झुनझुनवाला गवर्नमेंट को सजेस्ट कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट कर्ज लेती है और कर्ज लेकर के फिर औद्योगिक घराने को मदद करती है, तो उससे क्या होगा कि देश में मंदी की स्थिति और बढ़ जाएगी और महंगाई भी बढ़ सकती है। तो इस स्थिति को अर्थशास्त्र में स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। उसके अलावा गवर्नमेंट को झुनझुनवाला ने सजेस्ट किया है कि अगर आप एक्स्ट्रा नोट की छपाई करते हैं आरबीआई के माध्यम से, तो उससे क्या होगा कि मार्केट में पैसे ज़्यादा जाएंगे और महंगाई बढ़ जाएगी, तो वो भी मामला जो है इकोनॉमिकल पोजीशन के लिए ठीक नहीं होगा। तो ये था आपका कर्ज लेकर के बचने से जो है झुनझुनवाला गवर्नमेंट को सजेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द हिंदू से है, एमपी लैट्स के बारे में कहा जा रहा है। तो हाल ही में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमपी लैट्स के तहत जो फंड दिया जाता है उसे 2 साल के लिए रोक दिया है। लेकिन इसमें जो राइटर हैं वो अपने एडिटोरियल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि 2 साल के लिए नहीं, बल्कि इस एमपी लैट्स को ही पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं। तो एमपी लैट्स की शुरुआत जो है फ्रेंड्स वो 1993 में 1993 में पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया था, और उस वक्त यह कहा गया था कि आपके संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। लेकिन वर्तमान में यह राशि बढ़कर 5 करोड़ रुपया हो गया है, यानी हर एमपी को प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपया अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए दिया जाता है। लेकिन अब राइटर जो है ये कह रहे हैं कि ये एमपी लैट्स को अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। उसके पीछे कारण ये बता रहे हैं कि चूंकि भारत में जो एमपी चुन करके आते हैं संसद में, तो वो विधायिका का काम करते हैं, कानून बनाने का काम करते हैं। लेकिन उसी फिर विधायिका से अगर कार्यपालिका का काम करवाया जाए, क्योंकि उन्हें अगर फंड दिया जाएगा तो उन्हीं के थ्रू जो है अपने संसदीय क्षेत्र में विकास का काम होगा, वो एक ही व्यक्ति हैं जो विधायिका का भी काम कर रहे हैं और कार्यपालिका का भी काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि दोनों के काम में टकराव पैदा होगा, और इस टकराव के कारण भारत में स्थिति बिगड़ सकती है। तो इससे बचने के लिए बेहतर यह है कि एमपी लैट्स को खत्म कर देना चाहिए। उसके अलावा वो बता रहे हैं कि एमपी लैट्स के तहत जितनी भी फंड दी जाती है, तो उसमें क्या होता है कि जिला अधिकारी जो होते हैं डीएम, उनके अकाउंट में भेजा जाता है पैसा। ये पैसा डायरेक्ट एमपी के फंड में नहीं आता है। तो लेकिन यहाँ पर तो सर्वे सर्वा एमपी ही होते हैं, डीएम शायद ही ऐसा कोई इक्का दुक्का होते हैं जो एमपी के बात को उठा दें। तो एमपी और डीएम यहाँ पर दोनों मिली भगत से काम करते हैं, जिसके कारण काफ़ी पैसे जो है बेकार में चला जाता है। जो डेवलपमेंट के नाम पर आता है पैसा, उसका घोटाला कर दिया जाता है, ठेकेदारों के थ्रू भी इस पैसे को गबन कर दिया जाता है। तो इस तरह से राइटर जो है कहना चाह रहे हैं कि इतने सारी परेशानियां एमपी लैट्स के तहत देखने को मिल रही है, और जिससे भारत को आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो इससे बेहतर है कि इस फंड को खत्म कर दिया जाना चाहिए। अब चलते हैं फ्रेंड्स आज के सवाल पर। लेकिन आज का सवाल देखने से पहले कल के क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। कल का हमने सवाल दिया था कि कोरोना वायरस जो है वह कारण जो बना है तस्करी के कारण आगे बढ़ा है, तो इसी पर डिस्कस करना था। तो कोरोना वायरस और अवैध वन्यजीव व्यापार, इसके तहत हम लोग अपने जो टॉपिक में चर्चा करेंगे उसका मेन बिंदु ये है कि जैव विविधता और सतत विकास, ये दोनों को मेन बिंदु बना करके डिस्कस किया जाएगा। तो जैव विविधता क्या है? तो विभिन्न प्रकार के जीवों के समूह को जैव विविधता कहते हैं, चाहे वो पक्षी का हो, जानवर का हो,
तो और पेड़ पौधे का हो, ये सभी जैव विविधता में आते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मानव अपने लोभ लालच को पूरा करने के लिए इन जैव विविधताओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, यानी प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो प्रकृति के साथ जब आप खिलवाड़ कीजिएगा तो उसका अंजाम भी, परिणाम भी खुद ही भुगतना पड़ेगा। इसी के तहत जो है यह कहा जा रहा है कि हाल ही में जो कोरोना वायरस फैला है उसका मुख्य कारण वन्य जीवों का तस्करी है। जबकि अमेरिका ने WHO पर प्रेशर बनाया था कि यह वुहान शहर से फैला है और आप चीन पर दबाव बनाइए, लेकिन WHO ने कहा कि नहीं, ये वुहान शहर से तो फैला है लेकिन इसमें चाइना का कोई गलती नहीं है, बल्कि वन्य जीव तस्करियों के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसके कारण से कोरोना वायरस फैला है। यानी वन्य जीव को मार करके उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों को दुनिया के कई देशों के बाजारों में लाया जाता है, मांस के लालच में या और किसी के भी लालच में। आपको मालूम है कि बहुत सारे जानवर ऐसे हैं, पक्षी ऐसे हैं जिनकी हड्डियों से, जिनके मांसों से दवाई तैयार की जाती है। जैसे पेंगुइन को पेंगोलिन से जो है डायबिटीज की दवा तैयार होती है। तो कई प्रकार के दवा तैयार करने के लालच में भी जानवरों को, परिंदों को मारा जा रहा है और उसे विश्व के कई बाजारों में बेचा जा रहा है। उसी में एक न्यूज में आया था चाइना का वेट मार्केट, जहां की जानवरों का कच्चा और पक्का मांस बेचा जाता है। इससे क्या हो रहा है कि हमारी कई प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। जैसे हाल ही में सुनने के लिए मिला था कि रॉयल बंगाल टाइगर को बंगाल से हटा करके राजस्थान के सरिस्का अभ्यारण्य में रखा गया था और जहां उसकी अभी संख्या बढ़कर 20 हो गई है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कई पशु पक्षियों, पौधों का जनरेशन जो है वह धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। अब आसपास के हमारे इलाकों में कई तरह के पक्षियों की आवाज़ सुनने के लिए नहीं मिल रही है। कई प्रकार के वनस्पतियों का वंश ही खत्म हो गया है। लोग जड़ी बूटी की लालच में, दवाई की लालच में, लकड़ी की लालच में, बेशकीमती जो लकड़ी होती है उसमें इमारत के लिए, तो उसके लिए जो है हर पब्लिक, हर जनता इसका तस्करी कर रहा है। इसी को दूर करने के लिए अर्थशास्त्रियों ने सतत विकास का कॉन्सेप्ट लाया था। सतत विकास का मतलब होता है कि हम ऐसा विकास करें जिससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। इस पर अमर्त्य सेन, जो एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उन्होंने कहा था कि हमारे आने वाले पीढ़ी को हो सकता है कि शुद्ध वायु ना मिले, भले ही उनके पास जितनी दौलत हो जाए, लेकिन वो शुद्ध वायु के लिए तरसेंगे। और सच में यह बात सही दिखाई होता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसी चीज को दूर करने के लिए हमें अब सतत विकास की तरफ आगे बढ़ना होगा, ताकि हम विकास भी करें और उससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान भी ना पहुंचे। तो इस प्रकार से तस्करी को रोकने के लिए, पर्यावरण को, प्रदूषण को रोकने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर कई समझौते भी हुए, कई संस्थाएं काम कर रही है। जैसे ट्रैफिक WWF, जिसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के नाम से भी 1976 में शामिल हुआ था, जिसका मुख्यालय अभी यूनाइटेड किंगडम में है। तो ये जो है इंटरनेशनल लेवल पर तस्करी का नियंत्रण करता है और देखता है कि कहाँ कहाँ, किस किस बाजार में किस किस चीज़ की तस्करी की जा रही है और उस पर वह नियंत्रण करने का कोशिश करता है। उसी तरह से भारत में देखेंगे कि भारत में भी वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है, जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तहत काम करता है। इसका मुख्य काम यह है कि तस्करी पर ध्यान देना और उसे नियंत्रित करना। इसके अतिरिक्त एक समझौता भी हुआ था जिसे हम लोग साइट्स के नाम से जानते हैं, CITES, जिसका पूरा नाम होता है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ विल्ड फौना एंड फ्लोरा, जिसे शॉर्ट में साइट्स भी कहते हैं। जिसके तहत यह समझौता किया गया था कि पूरे विश्व में कहीं भी कोई भी देश अपने तस्करी के कार्य को रोकने की कोशिश करेगा, जिसमें चाहे वह पशु पक्षी का तस्करी हो या कीमती पेड़ पौधों का तस्करी हो, वो सब पर वह नियंत्रण बनाए रखेगा। लेकिन वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि ये सब समझौते बेकार साबित हो रहे हैं और जितने भी तस्करी को नियंत्रण करने वाली संस्थाएं हैं, वो सब भी बेकार साबित हो रही हैं। यानी तस्कर और नियंत्रित करने वाली संस्थाएं दोनों के मिली भगत से विश्व के कई बाजारों में तस्करी का काम पूरा किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यही सब सारा टॉपिक को डिस्कस करना था। अब चलते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल है, विशेषज्ञों द्वारा यह कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के समय घरेलू हिंसा में वृद्धि देखी जा रही है। घरेलू हिंसा में वृद्धि के कारणों का उल्लेख करते हुए इसके समाधान के लिए उचित उपाय सुझाएं। फिर से, विशेषज्ञों द्वारा यह कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के समय घरेलू हिंसा में वृद्धि देखी जा रही है। घरेलू हिंसा में वृद्धि के कारणों का उल्लेख करते हुए इसके समाधान के लिए उचित उपाय सुझाएं। इस पर जो है फ्रेंड्स, आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए और कम से कम 500 शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। और चूंकि कुछ लोगों के द्वारा मुझे सजेस्ट किया गया था कि ज़्यादा एक्सप्लेन में किसी चीज़ को नहीं बताना है, तो हमने आज पूरी कोशिश की है कि बर्निंग इशूज़ को या बिहार करंट टॉपिक को बहुत कम समय में ख़त्म करने का प्रयास किया है।
उसी तरह से एडिटोरियल पॉइंट और क्वेश्चन डिस्कशन के अवधि को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो उसे हम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला वीडियो में हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर ठीक नहीं लगता है, बकवास नजर आता है, तो आप इसे डिसलाइक भी करें, लेकिन इसका कारण हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम आगे सुधार कर सकें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, जय हिंद।